आज के मुख्य समाचार। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। नगर परिषद चंबा को मिला नया कांग्रेस अध्यक्ष। रोनहार्ट कॉलेज को बंद करने का फैसला, क्षेत्र के छात्रों के भविष्य पर आघात। 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही। भाजपा नेता बृजलाल ने सैकड़ों समर्थकों संग थामा कांग्रेस का दामन। सीबीएसई स्कूलों में मेरिट से हो गई शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा मंत्री। शिमला में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत भाजपा नेता बृजलाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह ज्वाइनिंग कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके शामिल होने से संगठन को और मजबूती मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों और विकास के एजेंडे से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूत होकर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने नए सदस्य का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बृजलाल ने कहा कि उन्होंने जनता के हितों और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। ये जो हमारा अभी संगठन विस्तार कार्यक्रम है, ये इसकी आज हमने शुरुआत की है और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं और इन्हीं के गृह क्षेत्र से रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है। और आज बृजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया है। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हज़ार लोगों को जोड़ेंगे और ऐसे लोग जिनके हमें बार बार संदेश आ रहे हैं कि हम आपकी पार्टी में मिलना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम जगह जगह जाके पार्टी का विस्तार करेंगे। बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हम सबका परम दायित्व है और हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विनय कुमार जी की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हमारे राजीव भवन में आयोजित किया गया है। और रामपुर विधानसभा क्षेत्र आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो गढ़ रहा है और गढ़ है। वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को मजबूत किया है, उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ के हर विकास कार्यों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है, तवज्जो दिया है। और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि इस विधानसभा क्षेत्र में पूरी मजबूती से विकास कार्यों को आगे लेकर जाएं। अभी मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि करीबन 550 करोड़ के विकास कार्य जो है वो रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। केंद्र से हम विशेष रूप से जो हमारा ननखरी क्षेत्र है वहाँ के लिए करीबन 60 करोड़ रुपए सड़क के विस्तार के लिए हम केंद्र से लेकर आए। नितिन गडकरी जी से मैं कई बार मिला और इस क्षेत्र के जो एक मुख्य मांग थी बागवानों की, उसको हमने पूरा किया। PMJSY में अभी करीबन 300 करोड़ के कार्य पूरे रामपुर के अलग अलग इलाकों में चले हुए हैं। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम पार्टी को विस्तार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा के चुनाव भी 2027 में होने हैं, 2027 के अंत में। तो उसके अनुरूप हमने जो बृजलाल जी है ये भाजपा में पहले 2 बार जो है प्रत्याशी भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने पार्टी से संपर्क किया, हम सबसे संपर्क किया और निवेदन किया कि ये पार्टी में जुड़ना चाहते हैं सभी साथियों के साथ अपने। तो हमने इनका स्वागत किया है और आने वाले समय में
और भी कई बड़े चेहरे जो है वो रामपुर से हमारे संपर्क में हैं और वो भी बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो हम यहाँ की मांग, यहाँ की समस्याएं, क्षेत्र की जो मूलभूत इश्यूज हैं उन पे हम लगातार क्षेत्र के लोगों के साथ पूरा विस्तार और बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक है आदरणीय नंदलाल जी, वो भी क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा, मगर फिर भी पूरा वो अच्छी तरीके से क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो उन सब से चर्चा करके आज हम बृजलाल जी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ के मुद्दों को आने वाले समय में पूरी मजबूती से उठाने का ये कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा हुई है, उनसे भी जाके मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग उस क्षेत्र को मिलेगा जैसे मिलता आया है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो यही मैं आज कह सकता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और भविष्य में जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं, बहुत से लोग हमारे और संपर्क में हैं जो पार्टी में बहुत जल्द पार्टी का दामन जो है वो थामने जा रहे हैं। सर, ये संपर्क में क्या केवल रामपुर विधानसभा क्षेत्र से ही हैं लोग या पूरे प्रदेश? देखिए, वो बात तो अभी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही कि पूरे प्रदेश में लोग चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामना और उसके लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है पार्टी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में, उसमें हम सब कार्य करेंगे। जो जो जिम्मेवारी हमें दी जाएगी जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, क्षेत्र के लोगों से, जो अच्छे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, जिनका क्षेत्र में जनाधार है, ऐसे लोगों को हम पार्टी से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसकी अच्छी शुरुआत जो है वो रामपुर से हुई है। अब और इलाकों में भी इस तरीके का क्रम चलेगा और इलाकों से भी हम क्षेत्र से जो है लोगों को पार्टी में जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। रूबरू होने का मौका दिया। यहाँ पर जो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष कांग्रेस हिमाचल प्रदेश विनय जी, टीका विक्रमादित्य सिंह जी जो लोक निर्माण मंत्री है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे नंदा जी का और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैंने आने से पहले कांग्रेस हाईकमान से संपर्क स्थापित किया कि मैं आऊं या ना आऊं, तो इनको पता था कि मैं पहले भी कांग्रेस का ही नेता था और बीच में इन्होंने बरगला कर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ले गया कि टिकट देंगे और मैं आज अनकंडीशनल या कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं और मेहनत करूंगा। ये ठीक कहा। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है सब पहले कार्यकर्ता की पार्टी हुआ करती थी, ठीक कहा शांता कुमार जी ने, और आज नेताओं की पार्टी बन के रही है। संघ की जो है जो भी वो है वो लागू नहीं हो रही है। वहां सिर्फ मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए 5-5 लोग जो है रस्साकसी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जितना भी ये थर्ड फ्रंट बन रहा है उसमें सारे बीजेपी के जाने वाले हैं। और मुझे भी संपर्क किया, लेकिन मैंने कहा मुझे जो है टीका विक्रमादित्य सिंह जी का जो है साथ देना है रामपुर में, क्योंकि जिस तरह से ये आज लोक निर्माण विभाग में 4 पुल करोड़ों रुपए के रामपुर में लगाए गए और मेरे क्षेत्र में एक जो सड़क है बसारा से शिकरदार सड़क, इन्होंने 12 सड़कों में सबसे पहले वो सड़क पक्की करके दी है। अगले महीने इन्हीं के कर कमलों से उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो मैं इनके कार्य प्रणाली से मैं खुश हुआ और मैं जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है कांग्रेस का दामन थाम रहा हूँ। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का नेता है और इन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं उबारा। दूसरी तरफ कांग्रेस देखिए, हमारे मुन्ना कुमार जी जो है आज कितने बड़े शीर्ष नेतृत्व में बिठाए हैं, इससे पार्टी का भी फायदा होगा, लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैंने जो है आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए। एक इससे भी बड़ा कारण था कि रामपुर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी गई है, लेकिन आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने धन बल का प्रयोग किया होगा उस समय और बाहर से किन्नौर से व्यक्ति लाकर रामपुर में एमएलए का टिकट भी दिया और पूरा धन बल का प्रयोग किया। और उस समय मैं भी उनके साथ था, मैंने पूरी कोशिश की। आज कहते हैं 27,000 जो वोट रामपुर में मिले, शायद मैंने भी सहयोग किया। और इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं आ रहा, ये तो एक ट्रेलर है,
पिक्चर आगे शुरू होनी है। रामपुर जो है समग्र जो है चेंज होने वाला है। लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव कराने से बचना चाहती थी क्योंकि उसे पहले से ही अपनी हार का अंदेशा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के प्रयास किए लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बाद चुनाव संपन्न कराए गए। सांसद ने दावा किया कि पंचायत चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की जनता का रुझान स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुआ, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवारों को जीत मिली, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता का विश्वास कांग्रेस सरकार से उठ चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्य को गति देने में असफल रही है और प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार सक्रिय है और गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को उठा रही है। भाजपा विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश के हितों के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। आपातकाल। और अगर आप 25 जून 1975 को याद करेंगे तो सत्ता को बचाने के लिए, नागरिक अशांति के मुद्दे को देखते हुए जो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश था, गलत तरीकों से सत्ता हथियाने, चुनाव जीतने के जो काम किए गए, उसके खिलाफ जनता के मन में और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो उस समय वातावरण बना था, इंदिरा जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी। वो काला अध्याय था, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनता के मन में आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो झूठी गारंटियां, झूठे वायदे करके सत्ता में आए और गारंटियां पूरी नहीं कर पाए, चुनावों में जाने से बच रहे थे कांग्रेस के नेता। पूरी कांग्रेस की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव ना हो। कई महीने इसको विलंब कर दिया गया, कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर चुनाव हुए। इसलिए मैंने आपको इमरजेंसी की याद करवाई। इसी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। उसी तरह से आज प्रदेश में भी कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरा बड़ा आरोप कांग्रेस पर है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले चुनाव ना करवाना, विलंब करवाना, और जब करवाना तो नियमों में बार बार परिवर्तन करना। यह कब होता है कि चुनाव की अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई हो, आप बीच बीच में अपने संशोधन लाते जाओ, नए कानून लाते जाओ, विधायकों को अधिकार दे दो, किस्तों में जाकर जिला परिषद, बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव हो रहे, नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? खरीद फरोख्त में लगे, आधिकारिक दबाव बनाने में लगे, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार हुई है। इस चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ एक तरह से। जब चुनाव नहीं जीत पाए तो अपनी सरकार की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, अपने चेयरमैन बनाना चाहते हैं, खरीद फरोख्त पे लगे हैं, धमकाने पे लगे हैं, किसी पर फर्जी मुकदमे बनाने का, कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस की सरकार को है, तो जनता ने जो आपको सबक सिखाया इस चुनावों में, उससे थोड़ा सा संदेश ले लो कि जो गारंटियां दी थी विधानसभा के चुनाव से पहले,
1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की, युवाओं को 5 लाख नौकरियां सरकारी देने की, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की, इस तरह से 10 गारंटियां जो आपने दी उनको पूरा करो, नहीं तो जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। आज उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, बीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के जीते, मुख्यमंत्री के जिला में वहां पे एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उनके क्षेत्रों में कांग्रेस की बुरी हार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब इन सबको चलता देखकर जब जीत नहीं पाए तो जो इंदिरा जी ने किया था, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, सत्ता बचाने के लिए काले कारनामे, वो सारे के सारे काले कारनामे आज ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। चुनावों के नियमों में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है और कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये गंदी राजनीति आज कांग्रेस पार्टी। रोनहाट कॉलेज को बंद किए जाने के प्रस्ताव को लेकर क्षेत्र में विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए नाहन से भाजपा नेता एवं समाज सेवी सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने प्रदेश सरकार के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि रोनहाट कॉलेज को बंद करने का कदम क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीण समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है। सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि रोनहाट जैसे दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान की उपलब्धता युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे इस क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों और उनके घर के निकट उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना था। यदि इस कॉलेज को बंद किया जाता है तो इसका सीधा असर सैकड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा के अवसर बढ़ाने चाहिए, लेकिन वर्तमान में शिक्षण संस्थानों को बंद करने की नीतियां अपनाई जा रही है। इससे यह संदेश जा रहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि रोनहाट कॉलेज केवल एक भवन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के सपनों और भविष्य का केंद्र है। भाजपा नेता ने कहा कि कॉलेज बंद होने की स्थिति में छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। विशेष रूप से छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई परिवार आर्थिक और सामाजिक कारणों से उन्हें दूर के शिक्षण संस्थानों में भेजने में सक्षम नहीं होते हैं। इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर प्रभावित हो सकती है और कई छात्र छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कम है तो सरकार को वहां सुविधाएं बढ़ाने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए, न कि संस्थान को बंद करने पर। उन्होंने कहा कि रोनहाट क्षेत्र के लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इस कॉलेज की स्थापना देखी थी। स्थानीय जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा के नए अवसर मिले थे। ऐसे में कॉलेज को बंद करने का यह निर्णय पूरी तरह गलत है। हमें किस वजह से यहाँ आना पड़ा, एक बहुत ही दुखद विषय है। आप जानते हैं कि 2017 में राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा रोनहाट शिलाई क्षेत्र के रोनहाट लादी का जो हमारा एरिया है, बहुत ही इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे जो हमारे तत्कालीन जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, राजा साहब के बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं दिलीप सिंह चौहान जी, उन्होंने जिस प्रकार से राजा साहब से आग्रह किया था कि इस दुर्गम क्षेत्र में ये कॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाहन और कोटा हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो राजा साहब ने उनके निवेदन पर और वहाँ के सभी जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनके निवेदन पर वहाँ पे कॉलेज खोला था 2017 में। आज आप देखिए वर्तमान सरकार के खेल देखो कि जहां तो उस सरकार को और उस कॉलेज को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए था, वहां पे जो स्टाफ की कमी थी उसको बहाल करना चाहिए था, उल्टा इन्होंने क्या कर दिया कि उसे बंद कर दिया। और बंद करने के साथ साथ किस प्रकार का फरमान जारी किया, जो बच्चे वहां पे अभी एडमिशन जो ले चुके थे उनके लिए क्या कहा है कि आप सब लोग नाहन जाओ और नाहन कॉलेज में एडमिशन लो। ना तो उन्होंने शिलाई को प्रेफर किया, ना उन्होंने हरिपुर धार को प्रेफर किया,
सीधा नाहन के लिए प्रेफर किया कि अगर आप वहां जाओगे तो आपको स्टाइफंड के तौर पे 5,000 रुपए दिया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जिस प्रकार के निर्णय ये सरकार ले रही है। वैसे तो हर एक क्षेत्र में इनका ये रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। सरकार का काम बनता है कि भाई शिक्षा को प्रोत्साहित करें। जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो दूर खर्चा नहीं उठा पा रहा है अपना, उनके लिए उनके नजदीक स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की जाए। लेकिन हमारी ये वर्तमान सरकार, सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा चलाई जा रही सरकार, इस प्रकार के कृत्य कर रही है कि जो कॉलेज चल रहा था उसे ही बंद कर दिया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वैसे तो 10 कॉलेज बंद किए, कुकुई का कॉलेज भी बंद कर दिया। स्ट्रेंथ के आधार पर अगर आप देखते हैं तो पूरे हिमाचल में जो 10 कॉलेज बंद हुए हैं उसमें हमारे रोहनाट की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया थी। एक बच्चा कम था, अगर जो उन्होंने डिमांड की थी वही 75 या इतने होने चाहिए थे, तो वो तो जब एडमिशन स्टार्ट होगी उसके बाद ही बच्चे आने शुरू होते हैं। दूसरा, सरकार का ही काम रहता है कि वो प्रोत्साहित करें वहां के प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप देखते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेज के जो लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग जाके घर में जाके, अगर आपने यहाँ भी स्कूलों में भी देखा होगा, उनको मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो क्या सरकार ये काम नहीं कर सकती? देखिए, अब आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। उनकी सारी बाइट्स, उनके मुख्यमंत्री की बाइट आज भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। और मुख्यमंत्री देखो प्रदेश को जो चला रहे हैं, उनके इस प्रकार के शब्द, नो डाउट, पहले जो अगर आप हर्षवर्धन जी की, हमारे जो मंत्री जी की वो देखेंगे, उन्होंने ये बोला था, वो बाइट आज भी पड़ी हुई है कि रोहनाट वाला कॉलेज कभी बंद नहीं होगा। ये मैंने बात कर ली है। लेकिन फिर आप देखिए मुखिया की स्टेटमेंट देखिए, जिला परिषद और बीडीसी जो है ना, ये तो कोई वो नहीं है, कुछ नहीं होता। ये अगर कुछ है तो प्रधान और उप प्रधान है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। किस लिए? क्योंकि उनको जिला परिषद और बीडीसी में हार का मुंह देखना पड़ा, इस वजह से इस प्रकार की वो दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रधान और उप प्रधान कभी भी पॉलिटिकली बेस पे नहीं चुने जाते हैं। बीडीसी और जिला परिषद पॉलिटिकली पार्टी के बेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। प्रधान तो हमारा मोस्टली क्या होता है कि आपका बेड़ा है, आपके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस है उसके हिसाब से हमेशा इलेक्शन होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रधान और उप प्रधान के अलावा इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है जो दूसरे जिला परिषद और बीडीसी के मेंबर। तो मैं तो अपने क्षेत्र की जनता से, मैं शिलाई क्षेत्र की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं बिलोंग वहां से करता हूँ। मैं आह्वान करना चाहता हूँ वहां के युवाओं का, वहां के लोगों का, जितने भी हमारे लोग वहां पे रहते हैं, कि हम लोग आए और सड़क पर उतरे और इसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जिस प्रकार का कृत्य इस सरकार ने गरीब लोगों के साथ किया है। नगर परिषद चंबा को नया कांग्रेस अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस संगठन ने भुवनेश्वरी गुलाटी को नगर परिषद चंबा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके मनोनयन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया है और पार्टी नेताओं व समर्थकों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। भुवनेश्वरी गुलाटी लंबे समय से कांग्रेस संगठन सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, सक्रिय कार्यशैली और जनसंपर्क को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा पार्टी की गतिविधियों को नई दिशा प्राप्त होगी। नियुक्ति के बाद भुवनेश्वरी गुलाटी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया। पहले तो मैं चंबा शहर की प्रबुद्ध जनता जिन्होंने आज ये जनमत दिया, मैं तहे दिल से सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही में आज जितने भी हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स आज यहाँ मेरे समक्ष खड़े हैं, आप सबको भी जो है मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तौर पर हमारी मैडम गुलाटी जी को, जिन्होंने जो है आज म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान का पद जो है उन्होंने जो है आज हासिल किया है, जीता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पद पे बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने
इस पद को सुशोभित किया है। चाहे लाला देशराज महाजन जी हों, चाहे लाला सागर नैयर जी हों, चाहे अन्य बड़े नेता SP ढाल साहब रहे, बड़े बड़े लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है। बहुत बड़ी बात है। मैं गुलाटी मैडम को जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। खास तौर पर साथ ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे विधानसभा के क्षेत्र के ऊपर नहीं होता, मुझे लगता है आज ये जो जीत हमने यहाँ हासिल की है ये शायद संभव नहीं होती। और मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चंबा म्युनिसिपल काउंसिल है, ये म्युनिसिपल काउंसिल नहीं है। अगर आप जनगणना, अगर जो फ्रेश जनगणना हो उसके अंदर आपने देखना चंबा शहर और आसपास की जो आबादी है ये तकरीबन 40-45 हज़ार को टच करेगी नई जनगणना के अंदर। और ये जो है बेसिकली ये एक म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव नहीं है, ये तो बेसिकली कॉरपोरेशन के लेवल का चुनाव है। आज ये यहाँ जो है कांग्रेस ने जिस पे जो है जीत हासिल की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो अभूतपूर्व काम चंबा शहर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत जो हुए हैं, चाहे आपके चंबा बस अड्डे की पार्किंग की बात हो, चाहे आपका जो है हमारा पुराना हाइडेंट सिस्टम है उसकी ऑगमेंटेशन की बात हो, चाहे पुलिस ग्राउंड में जो है इंडोर स्टेडियम की बात हो, चाहे अन्य आपका चंबा का जो चुगान का जो नया गेट बनाया है सर्किट हाउस से, अभी लाइट्स लगाई हैं। और अब मेरा ऐसा मानना है कि वक्त आ गया था, नई कमेटी को जो है आगे आने का मौका मिलना चाहिए था। और लोगों ने जो है इस नई कमेटी को जो है मौका दिया है। और हमेशा ये प्रकृति का नियम रहा है, आज कोई पीछे कोई और था, आज कोई और है और कल कोई और होगा। चेंज, बदलाव जो है ये प्रकृति का नियम है। और आज चंबा शहर के अंदर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो है बदलाव आया है। और मैं अपने माध्यम से आज यहाँ आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ ही महीनों के अंदर आपने ये चीज़ देखना, आपको चंबा शहर के अंदर जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत विकराल समस्याएं हैं जिसका हल एकदम से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक पॉजिटिव साइड में जो है इस कमेटी को जो है हम लेके जाएंगे। और मैं स्वयं, इससे पहले मैंने कमेटी के अंदर कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं रखी है। अब क्योंकि मेरे कांग्रेस की कमेटी जो है यहाँ बनी है, तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रखूंगा ताकि इसकी दिशा और दशा जो है वो सही रास्ते पे जाए। क्योंकि ये सारे जो हैं न्यू काउंसलर्स हैं, इनमें सिर्फ हमारे एक ही हैं जितेंद्र सूर्य जी जो 6 बार के हैं, तो उनकी सहायता जो है हमें बहुत ज़रूरी रहेगी बीच बीच में। और जितने भी हमारे यहाँ पार्षद हैं, चाहे हमारी गुलाटी मैडम हैं, हमारे ईशू जी यंग एट हार्ट, बबली बॉय, चमत्कारी लड़का, मैं बोलना चाहूँगा हमारी फायर ब्रांड लेडी, इनका नाम तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, हमारी मैडम रजनी जी, हमारी कसाकड़ा से हमारी जो नई हमारी मेंबर आई हैं सपना जी, वेरी बहुत शरीफ लड़की, वेरी शरीफ, मैं ये देख रहा था। मैं इनके साथ हमारी तन्वी जी हैं, ये थोड़ी सी टेम्परामेंटल हैं। तो ऐसा है कि ये एक आज खुशी मनाओ, पर ये एक कांटों बड़ा भरा ताज होता है। दिस इज़ अ वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शहर के कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी आप मज़े से एक हफ्ता अपना एंजॉय करो। मैं आपको कोई हस्तक्षेप या मैं बोलूँगा फुल पार्टी करो, आपकी मेहनत है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये जिन लोगों ने ये जीत हासिल की है इसके अंदर इनका स्वयं का योगदान है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बुधवार को लाहौल स्पीति में 2 और चंबा जिले में एक स्थान पर बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मंडी जिले में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर है, कई स्थानों पर सड़कें ध्वस्त हो गई है, पुल बह गए हैं और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में 35 सड़कें यातायात के लिए बंद है। 127 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से अनेक गाँव अंधेरे में डूब गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड की टीमें युद्ध स्तर पर राहत एवं बहाली कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश कार्यों में बाधा बन रही है। लाहौल स्पीति जिले में मंगलवार देर रात 2 स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिस पर क्षेत्र में बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और पत्थर लेकर आया, जिससे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। सीमा क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह रणनीतिक मार्ग बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी प्रकार तांदी संजारी मार्ग पर भी मलबा आने के कारण यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग की मशीनें लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटी रही, लेकिन पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने के कारण बहाली कार्य प्रभावित हो गए। पर्यटन घाटी के पड़ाक गांव में भी बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलें मलबे में दब गई, सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। रिवालिंग संपर्क सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग भी की है। चंबा जिले के साहू क्षेत्र की कीड़ी पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही हुई। तेज बहाव से सेब के बगीचों, कृषि भूमि और सिंचाई तंत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की तैयार फसलें पानी और मलबे में बह गई। कींडी बंचल मार्ग पर जुंगली नाले के समीप लगभग 500 मीटर सड़क पूरी तरह बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया। कैंची मोड़ के समीप 3 पैदल पुलिया भी तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा चंबा तीसा मार्ग कई घंटों तक बंद रहे। इससे लगभग 30 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सैलूनी क्षेत्र में भी कई मकानों में मलबा घुस गया। लोग पूरी रात भय के साए में गुजारने को मजबूर रहे। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया गया। वहीं किलाड़ सेचू मार्ग पर राहत कार्यों में लगी एक जेसीबी मशीन भी मलबे में दब गई, जिससे सड़क बहाली कार्य प्रभावित हुआ। मंडी जिले में बुधवार सुबह भारी बारिश के दौरान ओट स्थित शनि मंदिर के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ। कार से उतरते ही एक महिला अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की गई। जिले में व्यास नदी समेत सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर है। कई स्थानों पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। ऊना जिले में तेज बारिश के कारण कई जिलों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। शहर की प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ। सब्जी मंडी में पानी भरने से कारोबार घंटों तक ठप रहा। एक सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर जाने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामपुर क्षेत्र की गानवी खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से 3 पंचायतों का संपर्क कट गया। स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे मार्ग से आवागमन करना पड़ा। किन्नौर जिले के रिस्पा नाले में आई बाढ़ से गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बह गई। नाथपा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी है। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर कयारट क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 8 घंटे तक बंद रहा। इससे शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्री घंटों जाम
जाम में फंसे रहे। कई बसें और मालवाहक वाहन भी सड़क पर रुके रहे। बाद में जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के जेनला नाले में पंजाब से आए एक पर्यटक की नाले में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पर्यटक तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान चंबा जिले में सामान्य से 544% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए 2 से 3 जुलाई को भारी से अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में येलो अलर्ट है। 4 जुलाई को मौसम में थोड़ी राहत मिलने की संभावना भी बताई गई है, लेकिन 5 और 6 जुलाई को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, निचले क्षेत्रों में जलभराव की चेतावनी भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे इंतजार के बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीएसई स्कूलों में मेरिट के आधार पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के पक्ष में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा हुई है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई स्कूलों के लिए इच्छुक एवं पात्र शिक्षकों की लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और मेरिट सूची भी तैयार है। सरकार की मंशा मेरिट के आधार पर शिक्षकों को उनकी योग्यता और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में तैनात करने की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां करना चाहती है ताकि सीबीएसई स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप जानते हैं कि पिछले कल डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में हमारी सीबीएसई संबंधित विशेषकर जो विषय में अपॉइंटमेंट्स हुई है उसके बारे में बैठक हुई और कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी बनी थी जिसमें 4 सदस्य हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं, डिप्टी सीएम साहब हो गए, मैं हो गया, जगत सिंह नेगी जी और धर्मानी जी उसके सदस्य है। लेकिन धर्मानी जी और जगत सिंह जी किसी कारणवश उस मीटिंग में नहीं आ पाए। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा इसमें काफ़ी हद तक एक मैं समझता हूँ स्पष्ट उसमें स्टैंड है कि जो मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई। उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियाँ शीघ्र हो। सर प्रोसेस कब से शुरू हो सकता है? तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमने तो प्रोसेस जैसे हम ये भर देंगे सीएम साहब तो हम तो उस वक्त कर लेंगे। जैसे अब प्रिंसिपल्स की बात है उसमें तो ऑलमोस्ट सबने अपनी 95% प्रिंसिपल्स ने अपनी स्वेच्छा भी जाहिर कर दी जहाँ पर वो कार्य करना चाहते हैं। सीबीएसई स्कूल्स में बहुत है हमारे पास, उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा और जो विद इन उन स्कूल में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे 16,000 से अधिक हमारे इन स्कूलों में आपकी इनरोलमेंट बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप में हमारे को अतिरिक्त टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर एडिशनल टीचर्स की भी वहाँ पर रखने की बात होगी हम रखेंगे। लेकिन प्रथम चरण पे जो हमने भी ये पॉलिसी के तहत एक नीति के तहत ये जो सारा ये प्रोसेस किया था और कोर्ट ने भी जिस पर हामी भरी थी, ये शीघ्र मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है कि इस पर हम आगे बढ़े। हो ही चुका है वैसे साल में एक बारी करते जब हम पूरे साल की एडमिशन्स की रिपोर्ट लेते हैं और पॉलिसी वही थी जो हमने शुरू में 2023 में प्रारंभ की थी कि जहाँ पर आपके विद इन मैं समझता हूँ 2 किलोमीटर आपके पास दूसरे प्राथमिक पाठशाला है और इनरोलमेंट आपकी 5 या 5 से कम है उसको हम मर्ज कर रहे, उस स्कूल को हम दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करें। और मिडिल स्कूल के लिए वो संख्या हमने वो 5 की ही रखी थी लेकिन डिस्टेंस वहाँ हमने 2 की जगह 3 किलोमीटर किया था ताकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी वायलेशन ना हो। और उसके तहत इस वर्ष भी लगभग कोई हमारे कोई 30-35 स्कूल तो वो थे जो जीरो इनरोलमेंट वाले स्कूल्स थे
और उसके अलावा भी कोई 60-70 स्कूल वो थे जहाँ पर एक बच्चा 2 बच्चा आपकी 5 कक्षाओं में था, उनको एडजॉइनिंग स्कूल्स में उनको मर्ज किया गया। इसकी जम्मू कश्मीर के जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमने भी अपनी बातें साझा की, और जिस तरह से हमारा प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी लगभग मिलता जुलता सारा परिवेश है, सारा मैं समझता हूँ वहाँ की टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, और निश्चित रूप में वहाँ की सरकार भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। और जो 4-5 बातें जो हमने रखी जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भी अभी हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जी सबमिट करेंगे, उसमें उदाहरण के तौर पे हमारी ऑनलाइन इंस्पेक्शन वहाँ पर की जाती है, ये एक बड़ी बात देखने को वहाँ पर भी मिली, और आपकी CRC के माध्यम से कुछ नियुक्तियाँ विशेषकर उन क्षेत्रों में जो आपके फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पर आप 1 वर्ष की नियुक्तियाँ कर रहे हैं, ये भी समग्र शिक्षा के तहत कुछ प्रावधान हमने किया है। आपकी विद्या समीक्षा केंद्र जो हमने स्टेट हेडक्वार्टर में रखा उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अलग से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की इकाइयों का भी वहाँ पर मैं समझता हूँ गठन किया है। 4-5 बिंदु है जो हमारे को मैं समझता हूँ प्रदेश से भिन्न बातें देखने को मिली, जिसको हम अपने प्रदेश में अपनी क्वालिटी एजुकेशन जो वर्तमान सरकार की फोकस है, इन बातों को देखते इन बिंदुओं को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत आज शिमला में किया गया। मीडिया से बातचीत में SS चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा, जनहितकारी नीतियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है, जिसके कारण भाजपा छोड़कर लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक पहल है और आने वाले समय में कांग्रेस का जनाधार और मजबूत होगा। SS चोपड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली, जिससे प्रदेश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद राहत एवं पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि जनता कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास जता रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस भविष्य में भी जनहित, विकास और प्रदेश के समग्र उत्थान के लिए कार्य करती रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि भी आज जितने लोग ज्वाइन किए हैं कांग्रेस पार्टी को, भाजपा के लोग, वो भी कोर ग्रुप के लोग जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं भाजपा में। भाजपा से आस्ता आस्ता जो है लोगों का जो मोह है वो भंग हो चुका है, क्योंकि केंद्र की सरकार और पूर्व की जो यहाँ जयराम की सरकार के जो कारनामे हैं, जो इनके किए हुए पब्लिक के विरुद्ध, कर्मचारियों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध और भ्रष्टाचार को लेकर के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उठाए हैं अंदर खाते, उस तरह से वो ज्वाइन करने को मजबूर हो गए हैं कांग्रेस पार्टी को। और जो आज ज्वाइन किए हैं कांग्रेस मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि वो समय रहते हैं इसी तरह से। और हज़ारों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों लोग अभी लाइन में हैं, और एक दूसरे को वो कन्विंस करके, और इंडोर जो मीटिंग्स है किसी के घर में, किसी कैफेटेरिया में बैठ करके वो मीटिंग्स कर रहे हैं। भाजपा से लोगों का मोह खत्म हो चुका है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर 6 ग्रुप जो हैं, कम से कम 6 ग्रुप जो है मुख्यमंत्री को लेकर के भाजपा में घमासान मचा हुआ है। चाहे वो जयराम जी को देख लीजिए, चाहे अनुराग जी को देख लीजिए, नड्डा साहब को देख लीजिए, बिंदल जी हैं एक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सोलन से लेकर के, कोरोना काल से लेकर के, ऐसे इन्होंने प्रधान जो बाहर से हरियाणा से, वो हिमाचल प्रदेश को भाजपा के जो प्रधान उन्होंने बनाए हुए हैं। हिमाचल का तो उनको प्रधान भी नहीं मिला बनाने के लिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के लिए बिंदल जी, उनके ऊपर जो कई तरह के आरोप लगे। और उसी तरह से शांता कुमार जी जो भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे वरिष्ठ नेता जो आज बीजेपी में शांता कुमार जी हैं, उन्होंने जिस तरह से अभी परसों वक्तव्य दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनाई नहीं होती, सब नेता बने हुए हैं। उसी कड़ी को लेकर के आप समझ सकती हैं, खुद भी समझदार हैं मीडिया और प्रदेश की जनता और खासकर कर्मचारी लोग,
कि भाजपा का जो हश्र होने वाला है, जिस तरह के ये नाप बयानबाजी करी जा रहे हैं प्रदेश सरकार की गैस से, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश को सींचने में, इसको संजोने में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के जिस तरह से वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, रात दिन खर्चे कम कर रहे हैं, वो एक सराहनीय कदम है। उस कड़ी में हिंदुस्तान की जो सरकार है और हिंदुस्तान के जो गणमान्य जो मीडिया है और दूसरी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको सराहा है। और उस सराहने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस का जो मतलब वर्चस्व है सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री काल में, वो बढ़ रहा है और तमाम वो काम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। जैसे जी भारत सरकार ने हमारे लिए जो पैसे रोके हैं, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रोकी है, दूसरे मद रोके हैं, कर्मचारियों के एनपीएस के पैसे रोके हैं और बीबीएमबी और शैनन प्रोजेक्ट और दूसरी चीज़ों को उन्होंने रोका है जो हमारे को रॉयल्टी मिल रही है। उसी एवज में किसाऊ परियोजना जो बांध जो परियोजना है, उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस स्टाइल से, किस मतलब दिमागी चाल को खेल करके, गेम खेल करके, जिस तरह से उनको भारत सरकार को कन्विंस किया है और उनको कन्विंस होना पड़ा, जो कि सदियों से पेंडिंग था पड़ा हुआ मोटा, उसको भी पटरी पे लाया। चाहे वो वाइल्ड फ्लावर हॉल हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दुनिया को और पब्लिक को पता चलता है, खासकर हिमाचल में। इसीलिए आज भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आप देखते जाओ कि किस तरह से जैसे हम रिपीट होने के कगार पे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, शरेआम लड़ रहे हैं, चौराहे पे लड़ रहे हैं, मीडिया में लड़ रहे हैं, भाषणों में लड़ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से वो चल रहे हैं, पब्लिक को दिखता है भाई, और धरातल पे दिखता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के जैसे भारत सरकार ने बिल्कुल ही हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इग्नोर किया हुआ है, किसी भी प्रकार की जो हेल्प नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 1500 करोड़ रुपए का जो पैसा देने का जो आपदा के लिए घोषणा की थी मंडी में आकर के, आज तक वो पैसा भी नहीं मिला।